नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है संजय और ये कहानी है 90 की दशक की। संजय की अपनी कहानी नहीं है, उनकी गांव की ये कहानी है और ये कहानी एक्चुअल में है जयप्रकाश जी की, 90 की दशक की। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इस कहानी को आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। जयप्रकाश जी एक सीधे साधे लड़के थे, नौजुवक थे, उम्र थी करीब 25 साल की। उनके जो पिता थे ना, कपड़े का कारोबार था, कारोबार नहीं एक छोटा सा दुकान था, उसी से उनकी रोजी रोटी परिवार की चलती थी। अब उनका जो बड़े भाई थे उनसे 4 साल बड़े थे, शादीशुदा थे। जब तक पिता थे सब कुछ सही था और जयप्रकाश जी की माँ पहले ही गुजर चुकी थी। जो दुकान पर कब्जा जो था ना, उनका बड़े भाई का था। जब पिता उनके बीमार पड़ते हैं, इलाज होता है लेकिन बच नहीं पाते हैं और एक तरह से उनकी मौत हो जाती है और कब्जा जो है ना पूरा घर का और दुकान का सब उनके बड़े भाई कर लेते हैं। जयप्रकाश के हिस्से में ऐसा कुछ भी नहीं आता है। अब मेन चीज़ रही दुकान, जिससे अब रोजी रोटी चलती थी, वो कब्जे में आ जाती है। बड़े परेशान हो जाते हैं। अब उनके पास में इतना धन दौलत भी नहीं था कि अलग से अपना दुकान खोल सके, खरीद सके, अपना धंधा को कर सके। अब वो भी तो उसी लाइन में लगे हुए थे, कपड़े की जानकारी थी। बड़े परेशान हो गए। अपने रिश्तेदारों से सबसे मिले कि भाई कुछ पैसा दे दो ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। अपना दुख दर्द जो है अपने भाई के बारे में सब कुछ बताया। कुछ जो उनके हित मित्र थे आए भी, समझाए भी उनके बड़े भाई को कि ऐसा क्यों गलत कर रहे हो, हिस्सा तो दोनों को बनता है। लेकिन थोड़ा वो उदंड थे, बार बार अब लोगों को भड़का देते थे और गर्म भी हो जाते थे कि आप लोग हमारे बीच में क्यों आ रहे हो। अब जो भी जाता था डर जाता था कि भाई इनका स्वभाव ही ऐसा है, कौन इनके साथ में लड़ें। आखिरकार अब जयप्रकाश जी हार मान चुके थे। कहने लगे छोड़ो, अब इनके मर्जी जो करना चाहें, मैं तो अपना कुछ अब अलग ही करूँगा। लेकिन उसके लिए तो पैसा चाहिए ना, पैसा उनके पास में था नहीं। अपने दोस्तों से मित्रों से कुछ पैसा अब उधार लेते हैं। लेकिन दुकान खोलने के लिए एक अच्छी खासी रकम की ज़रूरत पड़ती है और वो रकम कोई छोटी मोटी तो होती नहीं है, एक बड़ी रकम होती है। लेकिन जितना रकम उनके पास में इकट्ठा होता है ना, अब वो उससे अपना प्रोग्राम बना लेते हैं। एक साइकिल खरीदते हैं और कुछ रेडीमेड कपड़ा लेकर के अब फेरी लगाने लगते हैं। ये 90 के दशक की बात है। अब अपना साइकिल लेकर के दूर दूर गांव में जाते हैं, लेडीज़ कपड़ा, बच्चों के कपड़ा और वो सब बेचते हैं, बिक्री होती है, थोड़ा बहुत आमदनी होती है। अब जीने का सहारा तो हो चुका था। पिता होते तो खुश भी होते कि चलो हमारा बच्चा अच्छा कर रहा है, कोई साथ देने वाला था नहीं। अब भाई को जब पता लगता है तो उनको भी जलन होने लगती है कि देखो मेरा ही अब ये कॉपी कर रहा है, मतलब एक ही लाइन में आ चुका है। लेकिन अब जयप्रकाश जी पीछे नहीं हटते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, गांव गांव जाते हैं, फेरी लगाते हैं, कपड़ा बेचते हैं, माल खरीदते हैं, माल ले आते हैं। अब एक तरह से उनका काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। लेकिन जितना वो सोच रखे थे कि मैं इतना कमाऊंगा और एक दिन मैं अपना खुद का दुकान ले लूँगा, ऐसा उनको दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन हाँ, कुछ पैसे ज़रूर कमाते थे, जिससे कुछ बचत भी करते थे और कुछ अपने बिजनेस में भी लगाते थे। 1 साल 1.5 साल के आसपास हो चुका था, लेकिन अभी उस लेवल में बिल्कुल नहीं पहुंच पाए थे। एक शाम को वो जा रहे थे साइकिल से, लौट रहे थे अपने घर की तरफ। अब थोड़ा बहुत बिक्री हुई थी। अब इसके बाद प्यास लगती है, आसपास देखते हैं, गांव का देहात का इलाका है, नल वल कुछ दिखाई नहीं दिया और तब उनको एक कुआं दिखाई देता है रास्ते में राहगीरों के लिए। वहाँ बाल्टी भी थी, डोर भी था, तो वहाँ जा कर के अपना साइकिल रोकते हैं, सुस्ताते हैं पानी पीने के बाद में। और कब उनको नींद आ जाती है, थकावट होती है और फिर सो जाते हैं। जब उनको कोई आवाज़ देता है ना, तब उनकी आँख खुलती है। अब देखते हैं कि चांदनी रात है, आसमान में चांद दिखाई दे रहा है। एकदम भौचक्के हो जाते हैं, भाई ये तो रात हो चुकी है, मैं तो शाम के टाइम में यहाँ पर आया था, अब ऐसा मैं कैसे सो गया।
खौफ में भर के, अरे मुझे यहाँ से चलना चाहिए, भागना चाहिए। तभी आवाज़ कानों में पड़ती है, अरे कपड़ा बेचते हो? तब देखते हैं कि आवाज़ किसका है। कुएं के एक मुंडेर पर बैठी हुई एक महिला क्या लड़की ही है, 25-26 साल की नौजवान लड़की, वो बैठी हुई और जयप्रकाश जी से सवाल पूछ रही है। जयप्रकाश जी उस लड़की को देखते हैं तो डर जाते हैं। उन्होंने सुना था कि इस इलाके में भूत प्रेत भी रात को दिखाई देते हैं। उनको लगा कि जरूर भूतनी है। खौफ में भर जाते हैं और अपना साइकिल वाकिल छोड़ करके और जो भी कपड़े का पिटारा होता है छोड़ करके भागने लगते हैं। लड़की उनको आवाज़ लगाती है, अरे कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, रुको रुको रुको। लेकिन जयप्रकाश जी इतना डरे हुए थे ना कि रुक नहीं पा रहे थे। आखिरकार दौड़ती हुई लड़की उनके आगे आ जाती है। अरे अपना माल छोड़ के कहाँ जा रहा भाई, रुको तो सही, मैं तुमसे बात कर रही थी, मुझे कपड़ा खरीदना था, इसलिए मैं तुम्हारे पास में आई। तब लगता है जयप्रकाश जी को कि मैं तो खामखा डर गया। ये कोई भूतनी नहीं है, ये तो देखने में इंसान जैसी दिख रही है। ना तो इसके पैर उल्टे हैं और ना ये हवा में तैर रही है, बिल्कुल इंसानी है। चांदनी रात थी लेकिन अभी भय उनके शरीर में व्याप्त है, डर रहे हैं। तब उनकी लड़की हाथ पकड़ती है, अरे मैं कोई भूत थोड़ी हूँ कि तुम मुझे देख कर डर गए थे। चल चल चलो माल के पास में चलो अपने। आखिरकार कुएं के मुंडेर पर आते हैं और डरे हुए हालत में होते हैं। लड़की उनको बताती है कि मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ भाई, मैं कुछ चुड़ैल नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। देखो मेरा वो घर है। एक तरफ उंगली दिखाती है तो वहाँ पर लाइट नज़र आती है। खेतों के अंदर में एक घर बना हुआ है। कहने लगी कि चलो मेरे घर में, यहाँ तो थोड़ा रोशनी कम है, चांद की रोशनी में मेरे घर में रोशनी है, अब मुझे कुछ कपड़ों की ज़रूरत है। अच्छा हुआ कि तुम मिल गए। अब उनका डर जाता रहा, अरे मैं तो खामखा डर गया, ये तो मैं समझा था कि भूतनी है लेकिन ये तो इंसान निकली। इसके बाद अपनी साइकिल उठाते हैं और उस लड़की के साथ उस घर में पहुंच जाते हैं। लड़की को कपड़ा दिखाते हैं और कुछ कपड़ा उनको पसंद भी आ जाता है लड़की को, तो वो खरीद लेती है। पैसा बताते हैं कि इतना अब आपका कैश हो गया, इतना मुझे दे दीजिए। लेकिन लड़की कहती है कि देखो मेरे पास में कैश नहीं है, मेरे पास में रुपया नहीं है, हाँ इसके बदले में अब इतना मैं आपको धन दे सकती हूँ। हैरान थे जयप्रकाश जी, लगा कि उनको मजाक हो रहा है उनके साथ में। तब कहने लगे आपने मेरा टाइम ख़राब किया और आप बता देती कि आपके पास पैसा नहीं है। तब लड़की कहने लगी, अरे उससे भी बड़ी चीज़ है मेरे पास में, तुम्हें ज़रूर पसंद आएगी। फिर वो अपने कमरे में जाती है और एक बड़ा सा कानों का कुंडल लेके आती है और दे देती है हाथ में जयप्रकाश जी को, ये लो तुम्हारा तो इतने का हुआ लेकिन ये तो अब बहुत महंगा है, अंदाज़ा लगा सकते हो। जयप्रकाश जी देखते हैं, कहते हैं कि ये असली है। अतः वो लड़की हंसने लगती है कि हाँ असली है, मैं कैसे विश्वास करूं, जयप्रकाश जी का कहना था। तब लड़की कहने लगी ठीक है, कपड़ा मैं नहीं लेती हूँ, तुम जाओ, लेकिन ये कुंडल लेते जाओ, जहाँ तुम्हें चेक करवाना है चेक करवा लेना, इसको बेच देना या गिरवी रख के पैसा ले लेना, तब तुम्हें यकीन तो होगा। अब इतना विश्वास तो कर ही सकते थे जयप्रकाश जी। आप फिर कहने लगे ठीक है आप कपड़ा ले लीजिए, लेकिन ये जो कुंडल है ना, मैं कहाँ पर बेचूंगा, कैसे बेचूंगा, इससे कोई आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अरे जो भी रिटर्न होगा मैं आपको देने वाला नहीं हूँ, साफ शब्दों में कह दिया। लड़की कहने लगी मुझे चाहिए भी नहीं, मेरा अपना काम हो गया, मुझे कुछ कपड़ों की ज़रूरत थी, अब मुझे कपड़ा मिल चुका है, अब आप जा सकते हो। साइकिल उठाते हैं। आप फिर सोचते हुए मन ही मन कि अरे ये तो बहुत सारा आज मैं कमाई कर लिया, मन में ऐसा ही ख्याल आता है। आप फिर अपना घर पहुंच जाते हैं। अब घर में तो अपना अकेले ही रहते थे। अब उनके भाई जो थे अलग थे, उनका कारोबार भी अलग हो चुका था, अब अकेले पड़े रहते थे। सुबह के टाइम में सुनारे के पास जाते हैं, चेक करवाते हैं, तब पता लगता है कि जो उस लड़की ने कहा था बिल्कुल सही बात है, ये तो खाली सोने का है। उसको बेचते हैं। अब बेचने के बाद में जो पैसा आता है ना, देख करके आंखें चौंधिया जाती है, अरे इतना सारा, इतना वजन का था ये। मन में उनको अब बड़ा बड़ा ख्याल आने लगता है कि नहीं, उस लड़की के साथ में मैं गलत नहीं कर सकता, मेरा जो हिस्से का पैसा है मैं अपना जो मेहनत का है उतना रख करके और बाकी पैसा उस लड़की को मैं लौटा दूंगा। अब वही करते हैं।
शाम के टाइम जब फेरी लगा करके और उस जगह पर पहुंचते हैं कुएं के पास में, घर देखते हैं तो घर खुला हुआ है, रोशनी है। साइकिल कुएं के पास में खड़ा कर देते हैं और फिर घर में पहुंच जाते हैं। लड़की कोई काम कर रही होती है, आवाज़ देते हैं, अरे सुनिए सुनिए। तब लड़की निकल के आती है, हाँ कैसे आना हुआ, क्या वो नकली था? और तब शर्मिंदा हो गए थे जयप्रकाश जी और कहने लगे नहीं नहीं जी, वो तो असली था। मेरे मन में ऐसा वहम चल रहा था, मुझे लगा कि आप कहीं मेरे साथ में धोखा तो नहीं कर रही हो। और तब लड़की हंसने लगी, अब विश्वास हो गया? तब जयप्रकाश कहते हैं कि हाँ जी विश्वास भी हो गया। आप फिर अपने वो जेब से पैसा पूरा निकाल करके आप देते हैं लड़की को। लड़की कहती है कि ये क्या है, ये किस बात के पैसे? और तब जयप्रकाश कहते हैं कि देखिए जी, जो मेरे हिस्से का था वो तो मैं रख लिया, जितने का आपने कपड़ा लिया था उतना पैसा तो मैं रख लिया हूँ, ये बाकी सब आपका पैसा है। आपका मैं सोना बेचा था और उसमें इतना ही पैसा मिला था, जो हिस्सा मैंने अब अपना रख करके और ये पैसा आपका है, मैं आपका पैसा क्यों लूँ जी? इसकी ईमानदारी पर वो लड़की मुस्कुरा देती है, फिर कहती बैठो मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता पानी देती हूँ। अब इसके बाद में अब धीरे धीरे वो लोग मिलने लगते हैं, प्रेम होने लगता है। और लड़की गाहे बगाहे अब उनसे कहती है कि अपना क्यों नहीं काम कर लेते हो, अपना दुकान खोलो, अपना बिजनेस करो। और तब कहते हैं जयप्रकाश जी मेरे पास में पैसा कहाँ है? लड़की कहती है मैं देती हूँ ना, लेकिन वो थोड़ा जिद्दी टाइप के थे जयप्रकाश जी, कहते हैं नहीं ये आपका पैसा मैं कैसे ले सकता हूँ। और ये जो मिलना जुलना होता था ना, ये सब शाम के टाइम में, जब ये फेरी करके लौटते थे उस कुएं के पास, थोड़ा देर सुस्ताते थे, उसके घर में जाते थे, बातचीत होती थी। अब दोस्ती तो हो ही चुकी थी। आखिरकार एक जिद पर अड़ गई थी लड़की कि देखो अपना काम करो, अगर अपना काम नहीं करते हो तो मेरे से दोस्ती ख़त्म करो। आखिरकार मजबूरी में अब उसकी बात को मानते हैं और फिर वो लड़की मदद करती है, कुछ सोना देती है और कुछ पैसा तो जो रखा हुआ था वो भी वापस कर देती है। अब कहते कि मैं कैसे दूंगा? और तब लड़की कहती जब तुम पूरी तरह से कामयाब हो जाओगे, कमा करके मुझे लगेगा कि हाँ अब मुझे चाहिए, तब मुझे वापस कर देना, मैं खुद मांग लूँ तुमसे। तब जाकर के तैयार हुए थे। उनका जो स्वभाव था ना अलग ही था। दुकान खोलते हैं। इसके भाई को जब पता लगता है, बड़े भाई को, कि अरे मेरे छोटा भाई दुकान खोल लिया और वो भी अच्छी दुकान, और महंगे महंगे वैरायटी कपड़ों का रखा हुआ है, जलन होता है। आते हैं अपने भाई का दुकान देखते हैं। अब एक तरह से तो आशीर्वाद ही देते हैं कि चलो अच्छा हुआ तुम आप दुकान खोल लिए, लेकिन इतना पैसा आया कहाँ से? सवाल पूछते हैं। और तब जयप्रकाश जी हंस के जवाब देते हैं कि आपने तो मदद नहीं किया ना, मेरे यार दोस्तों ने किया, उसी के बदौलत मैं आज खड़ा हूँ। लेकिन अब अंदर से तो जले होते हैं, लेकिन हंस देते हैं, कहते हैं ठीक है दोस्ती काम आती है, जब तुम्हारे पास में सब कुछ आ ही चुका है तो शादी भी कर लो, एक रिश्ता है मेरी नज़र में। अब जयप्रकाश जी कहते हैं कि हाँ कर लेंगे, लेकिन अभी वक्त चाहिए, अभी मैं तो अपना पैर जमा रहा हूँ, जब मैं इस लायक हो जाऊँगा तो आपसे ज़रूर बोलूँगा। चले जाते हैं, लेकिन आते रहते हैं, दुकान पर आते रहते हैं और कुछ न बताते रहते हैं, शिक्षा देते रहते हैं। हाँ अंदर ही अंदर कुटते थे, ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, इसमें तो इतनी अब हिम्मत ही नहीं थी, ये कहाँ से सब कुछ कर लिया। वो ढूंढते थे कि कहाँ से पैसा आया, कौन दोस्त दिए हैं, कौन सा इसका दोस्त अमीर है, लेकिन जो भी उनके दोस्त थे उस लायक थे नहीं। तो मन में तो थोड़ा अलग ही संदेह था ही, पैसा आया कहाँ से आया। खोजबीन में लगे रहते थे, लेकिन हाथ कुछ नहीं आता था। और धीरे धीरे उनका दुकान जो था ना बहुत आगे बढ़ चुका था। अब एक तरह से अब वो उस लायक पहुंच गए थे जिस लायक उनको होना चाहिए था। जब उनके पास में पैसा आ जाता है पूरा, तब उस लड़की को जाकर देते हैं। लड़की कहती इतना जल्दी क्या है, अरे अभी अपना बिजनेस को आगे बढ़ाओ, पैसा नहीं लेती है। और फिर अपना वो जो पैसा होता है वो अपना काम में लगा देते हैं। दोस्ती चलती रहती है। रात को दुकान बढ़ाने के बाद में अपना साइकिल उठाते थे और सीधा उस कुएं के पास पहुंच जाते थे। उस कुएं के पास पहुंच जाते थे और फिर उनका अब वहाँ पर एक आध घंटा बिताते थे उस लड़के से, बातचीत दोस्ती। अब आगे तक बात बढ़ गई थी, मिलना जुलना सब होता था। किसी को पता भी नहीं चलता था कि जयप्रकाश जी दुकान बढ़ाने के बाद में साइकिल उठा करके कहाँ जाते हैं,
कौन किसकी खबर रखता है। लेकिन जो बड़े भाई थे ना, उन पर नज़र बना के रखते थे। मौका नहीं मिलता था। जयप्रकाश जी जब भी जाते थे ना, तो बिल्कुल छुप करके जाते थे। वो कोई पकड़ ही नहीं पाता था कि कहाँ गए, कब निकल गए। सबको चकमा दे करके वो खेतों में चले जाते थे, और जहाँ वो कुआं होता था उसके लड़की के घर में जा कर के अपना हंसी मजाक बातचीत जो भी प्रेम विवाह तो बढ़ ही चुका था। एक दिन वही लड़की कहती है कि देखो जयप्रकाश, अब तुम्हारे पास में इतना पैसा तो हो ही चुका है, तुम्हारा बिजनेस स्टेबल हो चुका है, तो क्यों ना तुम शादी कर लेते हो। प्यार तो अब करने लगे थे उस लड़की से। और तब कहते हैं कि हाँ, उसी की तो बात मैं करने आया हूँ। लड़की चौंक जाती है, कहती है क्या मतलब। तब कहते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और शादी तो आप ही से करूँगा। लड़की एक पल के लिए थोड़ा खामोश हो जाती है, और तब कुछ देर के बाद में बोलती है कि देखो, प्यार तो अलग बात है, वो तो मैं तुमसे भी करती हूँ और भी लोगों से करती हूँ, तुम भी किसी से करते हो, ये तो चलता रहता है। लेकिन जो शादी है ना, बंधन, उसमें मैं बंधने वाली नहीं हूँ। अपनी मन की बात लड़की आगे रख देती है। झटका सा लगता है। इनको लगा था जयप्रकाश जी को मैं कि उसी लड़की से शादी करूँगा, लेकिन वो नकार देती है कि नहीं जयप्रकाश, मैं शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहती हूँ। और तब पूछते हैं कि ऐसा क्यों। कहती है कि हाँ, कुछ जो बातें हैं मैं तुमसे शेयर नहीं कर सकती। लेकिन जयप्रकाश जी अपने जीत पर अड़ गए थे कि देखो, शादी करूँगा तो तुमसे ही करूँगा, और नहीं तो मैं कुंवारा ही रहूँगा। आखिरकार लड़की को लगने लगा कि इसको अब बताने का वक्त आ चुका है, और तब पूरी बात जयप्रकाश जी को बताने लगती है कि सुनो जयप्रकाश, मैं साधारण लड़की नहीं हूँ, लड़की दिखती जरूर हूँ, और तुम मुझसे प्रेम भी करते हो, मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ। ये रिश्ता यहीं तक अब था, अब मैं आज से रिश्ता ये ख़त्म करती हूँ। जब ये बात सुनते हैं जयप्रकाश तो एकदम कांप जाते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्या, कौन सी गलती कर दिया। और तब लड़की कहने लगी कि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, और उसके बताने के बाद मैं आपके साथ कभी रह ही नहीं पाऊँगी, ना आपसे दोस्ती रहेगी, ना आपसे मिलना जुलना रहेगा। जयप्रकाश जी कहने लगे ऐसा कौन सी बात है जो मुझे बता करके आप मुझसे रिश्ता तोड़ दोगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। और तब लड़की कहने लगी एक बार मैं जो अपने मुंह से निकाल देती हूँ ना, मैं पीछे नहीं हटती। आप फिर बताती है कि देखो, तुम मुझे लड़की ज़रूर समझते हो, अब मैं तुम्हें दिखती भी लड़की की तरह से, लेकिन मैं हूँ नहीं, मैं हूँ एक प्रेत आत्मा। मैं भटक रही हूँ, अब मैं सोचा तुम्हारी कुछ मदद ही कर दूँ। अब मुझे ये नहीं लगा था कि तुम मेरे से शादी करना चाहते हो। अगर मेरे मन में ये ख्याल आ जाता कि तुम ऐसा भी सवाल पूछ सकते हो और तुम मेरे से शादी करने के इच्छुक हो, तो मैं तुमसे कभी दोस्ती नहीं करती, मदद जरूर कर देती, इसके बाद मैं दोस्ती ख़त्म कर लेती। लेकिन मेरे मन में ऐसा ख्याल ही नहीं आया। मुझे लगा कि ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं एक आत्मा हूँ और तुम एक इंसान हो। हमारा तुम्हारा मिलन हो ही नहीं सकता। अब विश्वास करने वाली बात ही नहीं थी जयप्रकाश की नज़र में। वो हंसने लगे और कहने लगे कि मेरे साथ मजाक कर रही हो, मजाक कर रही हो, खेल खेल रही हो। और तब लड़की की आंखों में आंसू आ चुका था और कहने लगी नहीं, मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, ना तुमसे कोई खेल खेल रही हूँ। जो सच्चाई है मैं तुम्हारे सामने रख रही हूँ। तुम यकीन मानो, मैं वही हूँ। और सुनो, आज जब जाओगे ना, तो दोबारा मेरे पास में कभी मत लौटना। ये जो जगह है ना, तुम्हारे लायक नहीं है। मैं जब यहाँ से चली जाऊँगी ना, तो ये जगह कोई और आ जाएगा। अब क्या पता उसके दिल में क्या हो, तुम्हारे साथ में कैसा व्यवहार करे, क्या करे, तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। इतना समझाने बुझाने के बाद जयप्रकाश को लगा कि अभी भी ये लड़की झूठ बोल रही है, मुझे अब ऐसा ही बता रही है, ये कोई प्रेत आत्मा उत्मा नहीं है। हंसते हुए मन में कहने लगे मैं तो तेरा साथ छोड़ूंगा नहीं, मैं ज़रूर कल आऊँगा। अब फिर वो अपना घर की तरफ चल पड़ते हैं उसी के ख्यालों में। उनको लगा कि लड़की मजाक कर रही है या फिर नाराज़ है, मैं इसको ज़रूर मना लूँगा, अब मुझसे शादी करेगी। घर आ जाते हैं, रात भर इस बारे में सोचते हैं, लेकिन फैसला नहीं कर पाते हैं। कभी कभी लड़की को अब बात समझने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि ये मेरे साथ में खेल खेल रही है,
ये मुझे पागल समझ रखी है। मैं अब ऐसा थोड़ी हूँ, कल मैं जाऊँगा, ऐसे ज़रूर मिलूँगा और फिर मैं अपनी बात को दोहराऊँगा, एक ना एक दिन ज़रूर मानेगी। अगले रात को जब जाते हैं ना, तो उनके भाई फिराक में पड़े हुए थे कि आखिर इसका दोस्त कौन है, इतना पैसा इसके पास में कहाँ से आ गया। अब पीछा तो करते थे लेकिन पकड़ नहीं पाते थे। लेकिन उस शाम को जब वो निकलते हैं अपने साइकिल लेकर के, लड़की की बात दिमाग में अब चल रही होती है कि ऐसा उसने क्यों मना कर दिया शादी से। यही सब ख्यालात सोचते हुए अब वो समझ नहीं पाया कि उनका कोई पीछा भी कर रहा है। उनका भाई भी पीछा कर रहा था छुप करके। जब वो आगे निकल जाते तब अपना साइकिल लेकर के जाता, मतलब चोरी छुपे पीछा कर रहा था। उस कुएं पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद में अब वहाँ पर मुंडेर पर बैठ जाते हैं और उस घर की तरफ देखते हैं जहाँ पर लड़की रहती थी। उस घर में अंधेरा हुआ पड़ा है, वहाँ कोई रोशनी नहीं है। तब साइकिल कुएं के पास खड़ा करके और उस घर के पास चले जाते हैं। घर बंद पड़ा है, ताला उसमें बंद नहीं था, दरवाज़ा भिड़ा हुआ था। बाहर गेट पर खड़ा होकर के और उस लड़की का नाम लेकर के आवाज़ लगाने लगे, बाहर आ जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम आओ तो सही, हम मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं और तुम्हारी नाराज़गी दूर करते हैं। आज घर में अंधेरा क्यों है, आज क्या बात है, लाइट क्यों नहीं जलाई हो। लेकिन कोई अब सुगवाहट नहीं घर में, घर एकदम अंधेरे में डूबा हुआ है। बाहर में अब जो खुला स्थान है, साए साए हवा चल रही है, रात काफ़ी हो चुकी है। बार बार अब यही बात कहते हैं कि तुम मुझसे किस बात के लिए नाराज़ हो, नाराज़गी मैं तुम्हारी दूर करूँगा, आओ तो सही, चलो हम बाहर बैठते हैं, खुले में बैठते हैं और बातचीत करते हैं। बातचीत से सब समस्या समाधान हो सकती है। जयप्रकाश अपने रूम में थे, बातचीत कर रहे थे, लेकिन उनका बातचीत का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। और उनका जो भाई था ना, कुएं के दूसरी साइड में एक जगह पेड़ के पास में साइकिल खड़ा करके अब पूरा हालात पर नज़र लगाए हुए था। अब भाई की नज़र में तो जगह बड़ा ही खतरनाक थी। वो कुआं भी और वो जो आसपास के एरिया था ना, उसकी नज़र में भूतों से भरा हुआ था। वहाँ पर आत्माएं रहती थी उसकी नज़र में। जब देखता है कि मेरा भाई यहाँ पर आया हुआ है, तो अब भाई तो भाई ही होता है, सब कुछ भूल जाता है, भाई के प्यार मर जाता है। कहता है तो भाई गलत जगह पर आ गया है, इसके साथ कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर क्यों आया है ये जानने को उसको एक इच्छा उसकी है। और वो पेड़ के पास छिपा रहता है। और उधर उसका भाई अब थोड़ा तेज तेज आवाज में लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लड़की कोई जवाब ही नहीं देती है। आखिरकार जब कुछ देर हो जाता है, तब वो जो जयप्रकाश होते हैं ना, दरवाजे पर ठोकर मारते हैं, अपने हाथ से धक्का देते हैं, दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है ना, अब अंदर से एक डरावना चेहरा बाहर निकलता है। बड़ी बड़ी उसकी आंखें, चेहरा इतना डरावना कि देख करके चीखने लगे थे जयप्रकाश। अरे ये क्या है, ये क्या है, वो कहाँ गई, वो कहाँ गई। एकदम डर जाते हैं, पीछे भागते हैं, लेकिन भाग नहीं पाते। कुछ ही दूर पर आकर के और गिर जाते हैं। और वो डरावना चेहरा वाला एक लंबा सा इंसान होता है, बड़ी बड़ी उसकी आंखें, बड़े बड़े उसके बाल। अब बिल्कुल जयप्रकाश जी के पास पहुंच जाता है। और उसी टाइम जयप्रकाश का जो बड़े भाई थे पेड़ के पास इंतजार कर रहे थे। अब लग चुका कि मेरा भाई खतरे में है, ये तो मारा जाएगा। दौड़ते हैं अपने भाई के पास और उसका हाथ पकड़ते हैं और जल्दी से उठा करके भागने लगते हैं। भाग भाई, भाग भाई, तू यहाँ पर क्यों आ गया, क्यों आ गया, क्यों आ गया। आखिरकार वो लोग उस जगह से दूर हो जाते हैं। साइकिल वाइकिल की कोई परवाह नहीं, जान बची तो बहुत साइकिल होंगे। आखिरकार जब रुक जाते हैं सांस लेने के लिए, पीछे देखते हैं कि वो तो आ तो नहीं रहा। और तब जयप्रकाश जी और उनका बड़े भाई बोलता है, तू यहाँ पर किस लिए आया था। जयप्रकाश जी कहने लगे कि मैं अपने मित्र से मिलने के लिए आया था, उसी घर में रहती थी। सब कुछ बताने लगे, उसने मेरा मदद किया था, सब कुछ, सब कहानी जब शुरू से लेकर के अंत तक बताने लगे। वह जयप्रकाश का बड़ा भाई कहने लगा कि छोटे तो किस चक्कर में पड़ गया था। अरे ये तो जगह आत्माओं से भरी पड़ी है, वो भी एक आत्मा होगी। जिस तरह से तुम बता रहा था, वो एक आत्मा लड़की थी। चल वो भली मानस थी,
जब उसने तुझे बता दिया कि आज के बाद इस जगह पर मत आना, अब मेरे बदले में कोई और मिल सकता है, तो तुम्हें तो समझ जाना चाहिए था ना, तुम आज क्यों आया। ये बात मुझे बताता तो मैं कोई ना कोई उपाय जरूर करता। जयप्रकाश जी बहुत डरे हुए थे, भाई भी डरे हुए थे। आखिरकार उनकी हिम्मत नहीं हुई थी कि अपनी साइकिल जाकर के वहाँ से उठाए। दूर खड़े होकर के रोड के पास पहुँच जाते हैं और इंतज़ार करते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं होती है। आखिरकार वो लोग घर लौटते हैं पैदल ही, और भाई के घर में जाते हैं। भाई उनका आदर सत्कार करता है, और फिर आखिर भाई यही होता है, और मोह माया जाग जाता है। लगता है कि अगर मैं उस टाइम सही वक्त पर नहीं पहुंचता तो मेरा भाई जिंदा नहीं होता। अब दोनों भाइयों में जो मनमुटाव था वो ख़त्म हो जाता है। सुबह तड़के दोनों भाई उस जगह पर जाते हैं, साइकिल वहीं की वहीं पड़ी हुई है, दोनों उठा के लाते हैं। अब इसके बाद जो गिला शिकवा होता है आपस का, सब कुछ दूर हो जाता है। आखिरकार अब जयप्रकाश को समझ में आ जाता है कि जिस लड़की से मैं मिला था, जिस लड़की से मैंने प्यार किया था, जो लड़की मेरी मदद किया, मुझे जीरो से हीरो बना दिया, मतलब मैं कहाँ था कहाँ तक पहुँचा दिया, मेरी बिजनेस आगे बढ़ा दिया, और वो एक प्रेतात्मा थी। आज भी वो समझ नहीं पाते हैं। उनका मानना है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, प्रेतात्मा किसी से कैसे प्यार कर सकती है। मैं तो उसे प्यार करता था, मैं उसे शादी करना चाहता था। आखिरकार उनके भाई सब समझाते हैं कि जो हुआ उसको भूल जा। इसके बाद कुछ साल के बाद में अब उनका शादी भी हो जाती है जयप्रकाश जी की। अब दोनों भाई फिर से इकट्ठे हो जाते हैं, और जो इतना मनमुटाव बीच में हो चुका था, भाई उनको पूछता नहीं था ऐसा कैसे हुआ। शायद जयप्रकाश जी के मानना है कि सब उसी आत्मा का खेल था, वही आत्मा सब कुछ किया है, मुझे उस पोजीशन में पहुंचाया, मेरे भाई से प्रेम करवाया, सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। और आज भी दोनों भाई मज़े में हैं, अपना कारोबार, अब तो उनका बाल बच्चे सब संभालते हैं। लेकिन अपनी प्रेमिका को जयप्रकाश जी भूले नहीं हैं। शादी होने के बाद भी उनको लगता था कि एक दिन ज़रूर मिलने आएगी, हाल चाल पूछने आएगी, लेकिन वो प्रेतात्मा फिर दोबारा लौट के उनके पास नहीं आई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।